स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ट्रंप प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 3 घंटों तक बातचीत की। क्रेमलिन ने इस बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक मेयर ने भी कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही शांति समझौते को लेकर कुछ सकारात्मक खबर आ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के रास्ते शुरू हुई यूक्रेन शांति वार्ता काफी जद्दोजहद के बाद अहम पड़ाव पर खड़ी है। हाल के दिनों में कई दौर की चर्चा के बाद अब रास्ता निकलता दिख रहा है। इसी सिलसिले में ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ की रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी संघर्ष के समाधान के लिए शांति समझौते पर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन सौदे के कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने का सुझाव भी दे दिया। हालांकि शांति का रास्ता निकालने से पहले जेलेंस्की ने अमेरिका से रूस पर और दबाव बनाने का आग्रह किया है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस पर अपर्याप्त दबाव उन्हें ऐसी मिसाइलों और अन्य हथियारों को आयात करने और उसे यूरोप में इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। इस बीच बदलते घटनाक्रम में मॉस्को में शुक्रवार को एक रूसी जनरल की कार में बम विस्फोट कर उसकी हत्या कर दी गई। ये 4 महीनों में किसी शीर्ष रूसी सैन्य अधिकारी पर इस तरह का दूसरा हमला है। मौके से आईईडी का इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन शांति वार्ता का मसौदा तकरीबन तैयार हो चुका है। ऐसे संकेत कीव के मेयर की तरफ से भी आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शांति के लिए यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों को त्यागना पड़ सकता है। हालांकि मेयर ने बयान देने के तुरंत बाद इसका खंडन भी कर दिया। इस बीच ट्रंप ने भी यूक्रेन शांति वार्ता के करीब पहुंचने का संकेत दिया है। वेटिंगटन रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस एक अच्छा सौदा करने के करीब हैं, जो युद्ध से बाहर निकालने में दोनों देशों की मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये समझौता हर हफ्ते 5000 लोगों की जीवन की रक्षा करेगा। इससे पहले ट्रंप ने शांति समझौते पर निर्णय नहीं होने के लिए रूस और यूक्रेन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि शुक्रवार को विशेष दूत विटकॉफ से पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात से ठीक पहले रूसी सेना ने कीव और खेरसोन पर घातक हमला किया था, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसे राजधानी कीव पर इस साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ रूसी राष्ट्रपति को खरी खोटी सुना दी, बल्कि जेलेंस्की पर भी शांति वार्ता में खलल पैदा करने का दोष मढ़ दिया, क्योंकि समझौते की मेज पर बैठने से पहले जेलेंस्की बार बार क्रीमिया का राग अलापना शुरू कर देते हैं। ट्रंप के मुताबिक पुतिन अगर यूक्रेन के बाकी हिस्सों को कब्जे में लेना बंद कर दें तो ये कीव के लिए बहुत बड़ी रियायत होगी। हालांकि यूरोप और यूक्रेन के नेताओं ने ट्रंप के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि रूस अगर हमला रोकता है तो वो कोई रियायत नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस खबर पर। आलोक जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो इसको लेकर के जो शांति वार्ता चल रही है, एक कोशिश हो रही है इस युद्ध को रोकने की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो इसमें लगी हुई है। कई तरह के बयानात आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब काफ़ी नज़दीक हैं हम समझौते के? देखिए, लगता तो है, क्योंकि अमेरिका ने जो समझौते की जो शर्तें हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने दुनिया को जाहिर कर दी हैं, और ये शर्तें ऐसी हैं जिससे रूस की अधिकांश जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, और रूस को इन शर्तों को मानने में मेरे ख्याल से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि यूरोप और जेलेंस्की इसको पूरी तरह से मानते हैं या नहीं, क्योंकि अब हमने देखा कि कीव के मेयर के रूप में यूक्रेन में जेलेंस्की का भी अब राजनीतिक विरोध होने लगा है। जो कीव के मेयर हैं उन्होंने जेलेंस्की को भी पुतिन जैसे तानाशाही प्रवृत्तियों का दोष चढ़ा है उसके ऊपर। तो हो सकता है कि जो समझौता इन्होंने बोला है उसके काफी हद तक करीब आ जाएं, क्योंकि जैसा समझौता मुझे दिखता है उसमें परमानेंट सीज फायर की बात हो रही है, और अधिकांश जो हिस्से रूस ने का कब्जा कर लिए हैं उनमें से अधिकांश हिस्से रूस के पास रहेंगे। कुछ इलाके जो हैं यूक्रेन को वापस हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश हिस्से जो हैं, चाहे लुहांस्क हो या क्रीमिया हो या
जो उन्होंने हिस्से डोनेट्स और ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में कैप्चर किया है वो उनको दे दिए गए हैं। सिर्फ खार्किव ओब्लास्ट में जो चीजें उन्होंने कैप्चर की हैं वो यूक्रेन को वापस करेंगे, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर प्लांट है और लेकिन इकोनॉमिकली जो है, इससे अमेरिका यूक्रेन और रूस दोनों के साथ डील करने के लिए तैयार है, और रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए तैयार है। तो लगता तो है कि ये समझौते के पास है, पर इसमें यूरोप कितना मानेगा ये बात जरूरी है, क्योंकि यूरोप अगर इंस्टिगेट करता रहेगा ज़ेलेंस्की को तो मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम आसान नहीं होगा। आलोक जी, पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरह के बयान आए हैं, सबसे पहला बयान जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से आया था वो ज़ेलेंस्की को लेकर के आया था। ज़ेलेंस्की जब क्रीमिया की बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने वाली बात है। वहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा कि आप रुक जाइए, अब हमले मत कीजिए। तो ये अभी भी क्या दिक्कतें आ रही हैं या काफ़ी स्मूथ इसको हम समझ सकते हैं जो पीस प्रोसेस चल रही है? देखिए, जब से राष्ट्रपति ट्रंप सत्तारूढ़ हुए हैं उन्होंने तो पहले कहा था 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। पहले उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ जो तू मैं हुई व्हाइट हाउस में वो सब हमने देखा। उसके बाद उनको लगा कि ज़ेलेंस्की मान गए, जिस तरीके की शांति वार्ता शुरू हुई तो अब रूस युद्ध विराम के लिए नहीं तैयार था। तो पूरी कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त जो वैश्विक भू राजनीतिक समीकरण है वो नए बन रहे हैं, पर ऐसी अपेक्षा है कि दोनों ही राष्ट्र यूक्रेन और रूस जो है शांति चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक फिग लीफ की अपेक्षा कर रहे हैं कि जिससे वो अपने आवाम को, अपनी जनता को दिखा सकें कि हम पूरी तरह से नहीं हारे। आलोक जी, इसमें रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन हैं उनकी कुछ शिकायतें थीं। उनका ये कहना था कि अगर सीज फायर हो जाता है तो उसमें कौन उसको मॉनिटर करेगा, किसने सीज फायर को ब्रेक किया, किसने नहीं किया, ये सब देखने के लिए। तो क्या इसमें भूमिका किसकी होगी? क्योंकि नाटो के लिए तो एक तरह से मना हो चुका है। क्या यूरोप के सैनिक वहाँ पर रहेंगे या दूसरे देशों के सैनिक वहाँ पर जा सकते हैं? कैसे ये सब होगा? देखिए, इस तरीके के लिए युद्ध विराम के लिए हमें ऐसे सैनिकों को वहां नियुक्त करना होगा जिन पे दोनों ही देश भरोसा कर सकें। उसमें भारत भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, या अन्य जो सोवियत संघ के घटक थे उन देशों के भी नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तो भाषाओं को अधिकांश लोग समझते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों में ही रूसी भाषा अधिकांश लोग बोल पाते हैं, और वही स्थिति कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो पुराने घटक राष्ट्र थे उनकी भी है। तो या तो उनके नागरिक हों। ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस पे बातचीत हो सकती है और आसान है। एक बार यूक्रेन और ज़ेलेंस्की तैयार हो जाए इस युद्ध विराम के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसको आगे कोई समस्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, यूक्रेन तबाह हो रहा है और साथ ही साथ रूस के लिए भी काफी नुकसानदायक है। काफी जानो माल का नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रही हैं, 2024 में सबसे ज्यादा जानो माल का खतरा इसी में, नुकसान इसी में हुआ है, और वही स्थिति 2025 में भी है। तो इसका समाधान हो जाना एक विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।